नमस्कार साथियों। देखिए, हम राजस्थान का जो सीईटी की आपकी जो एग्ज़ाम होगी ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें आपका जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको प्रमुख व्यक्तित्व के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, आपको और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाएंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। आपको ये ध्यान में रखना है कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया था। तो रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बना गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था और सचिव वीपी मेनन। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एग्जाम में आता है और सचिव भी पूछा जाता है। देखिए, अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर प्रदेश था। तो उन रियासतों को एकीकरण करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? इसी रियासती विभाग के द्वारा किया गया था। तो इसका कार्य क्या था? रियासतों का एकीकरण करना। रियासतों का एकीकरण करना इतना आसान कार्य भी नहीं था। हालांकि जो रियासतें का जब एकीकरण किया गया था तब इसमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उन्हें रियासती विलय संबंधी समस्या के समाधान के लिए किसका गठन किया गया था? नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। और नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? 25 जुलाई को। 5 जुलाई को तो रियासती विभाग का गठन हुआ था, 25 जुलाई को नरेंद्र मंडल की पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे। इसने 2 प्रपत्र जारी किए थे, एक था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दूसरा था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर वो रियासत हस्ताक्षर कर सकती थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, लेकिन इसमें कंडीशन थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। तो ये इसके लिए कंडीशन थी। अब पूछते हैं कि भारत में विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन थे? भारत में विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी 2-3 बार प्रोवाइड करवा चुका हूँ। काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहते हैं क्योंकि वो वहां पर अलवर का टेस्ट चिन्ह अगर आपको ऑप्शन में दे दिया तो वहीं पर जाकर कूद पड़ते हैं। हालांकि राजस्थान का एकीकरण हुआ तो वो पहली रियासत कौन सी थी? अलवर थी, जिसके शासक तेज सिंह थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन भारत में विलय पत्र के ऊपर पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत में विलय पत्र के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए थे, जबकि राजस्थान के एकीकरण के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलवर के तेज सिंह थे। अब देखिए, राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक आपका लावा टोंक, ये सबसे छोटा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना आपसे पूछा जाए तो कौन सा था? लावा था, जो कि टोंक जिले में पड़ता है। दूसरा आपका कुशलगढ़, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। सबसे छोटा तो लावा, सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ था। और तीसरा ठिकाना था आपका निमराना अलवर। अब देखिए, एक चीफ कमिश्नर प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, और वो कौन सा था? आपका अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ है? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ है। और एकीकरण के अंतर्गत टोटल जो समय लगा था वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अब देखिए, 8 और 7 मैंने यहाँ पर जोड़ दिए। 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं, लेकिन आपको 15 ने याद रख के 14 याद रखना है। ठीक है, याद रखने की दृष्टि से है ये। अगर आप सीधा याद रख सकते हो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, वरना 8 + 7 = 15 न होकर के 14 करना है। ठीक है, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत टोटल समय। अब देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है जिसके 7 चरण है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस टेबल से आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का एकीकरण, ये मान लो कि ये टेबल ही है, अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो राजस्थान का एकीकरण आपको याद हो गया। तो देखो, यहां से अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसका चरण है, पहला चरण, इसका नाम क्या है? मत्स्य संघ है। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ है। और 18 मार्च 1948 को पहले चरण का गठन हुआ था। इस भाग को एक बार आप छोड़ दो, अपन इसको बाद में याद करेंगे। हालांकि आपको याद हो जाएगा चुटकियों में। एक बार आप डेट को याद कर लो, उसके बाद में आगे अपन मुख्यमंत्री राजकुमार को याद करेंगे। तो पहले चरण है मत्स्य संघ और दूसरा चरण आपका राजस्थान संघ। राजस्थान संघ बोल दो या फिर इसको पूर्वी राजस्थान बोल दो। ये आपका 25 मार्च, यानी कि 18 मार्च के बाद में 25 मार्च। 18 में कितने जोड़े? 7 जोड़े, तो 25 मार्च आ गया। अब देखो, पहला है 18 मार्च, तो तीसरा है 18 अप्रैल। तीसरा चरण कौन सा है? संयुक्त राजस्थान। तो इसमें 18 मार्च है और इसमें 18 अप्रैल है। तो समझ गए होंगे आप मैं क्या करना चाहता हूँ। 1 महीने का डिफरेंस है इसमें। तारीख तो वही है 1948, यहाँ पर भी 1948 है, केवल इसमें 1 महीने का डिफरेंस है। तो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 3 चरण हो गए। चौथा चरण है वृहद राजस्थान, यह है 30 मार्च 1949। तो ये तो आपको वैसे ही याद है, राजस्थान का अपन जो 30 मार्च है 1949, इसी को तो राजस्थान का स्थापना दिवस अपन मनाते हैं। 30 मार्च को तो मनाते हैं ना। राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा मान लिया गया था, क्योंकि इसमें आपका जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो यहाँ पर शामिल हो गई थी और राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा मान लिया गया था 30 मार्च को ही। इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस अपन कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। फिर देखिए, 5वां चरण है, यह 15 मई को।
ठीक है, 15 मई 1949 को। और छठा चरण है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 तो आपको वैसे भी याद है, क्योंकि भारत का जो संविधान वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण था। और ये डेट आपको, मैं मानता हूं कि आप सभी को याद है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान जो राजस्थान है ये अस्तित्व में आया था। तो देखो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, उसके बाद में 30 मार्च, उसके बाद में 15 मई, उसके बाद में 26 जनवरी और लास्ट में 1 नवंबर 1956। तो ये तारीख है जो अपन ने याद कर ली। अब देखो इनके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कैसे याद करेंगे। शोभाराम नाम का व्यक्ति है, हालांकि शोभाराम कुमावत है, यही इसके मुख्यमंत्री हैं पहले चरण के। तो शोभा गुड मॉर्निंग हीरालाल मोहनलाल। शोभाराम गुड मॉर्निंग हीरालाल मोहनलाल, ये आपको याद रखना है। तो शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में गोकुलाल असावा, ये दूसरे चरण के यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए ये एम यानी कि माणिक्यलाल है, यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया मत कर देना, एम का मतलब क्या है, माणिक्यलाल वर्मा है। तो माणिक्यलाल वर्मा, उसके बाद में हीरालाल शास्त्री और लास्ट में आपका मोहनलाल सुखाड़िया आ जाएगा। तो ये आपको मुख्यमंत्री इस तरीके से याद करने हैं। उसके बाद में राज प्रमुख की बात करें तो उदय भीम भोपाल मानसिंह, उदय भीम भोपाल मानसिंह। और यहां पर आपको पता है राज प्रमुख का पद वो समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल के पद का सर्जन हुआ था। तो उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो उदय भीम भोपाल मानसिंह, ये शोभा गुड मॉर्निंग हीरालाल मोहनलाल, इस तरीके से आपको याद करने हैं। अब बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो उद्घाटनकर्ता कौन आपके, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। तो गोडगिल का मतलब क्या है, नरहरि विष्णु गोडगिल, यानी कि NV गोडगिल है ये, NV गोडगिल। तो गोडगिल यानी 2 बार उद्घाटनकर्ता मत्स्य संघ के भी हैं और राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ के भी कौन है, नरहरि विष्णु गोडगिल है। उसके बाद में चाचा का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये चाचा हैं। और पटेल का मतलब कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसकी सिफारिश के आधार पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था, तो KM मुंशी की सिफारिश के आधार पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। अब हालांकि एक बार पटवारी के एग्जाम में इसकी औसत वार्षिक आय पूछ ली गई थी। मत्स्य संघ की औसत वार्षिक आय कितनी है, 184 लाख रुपए है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दूसरा चरण है वो राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ भी अपन इसको बोलते हैं। बाबू झाड़ू की कोपरसाटो, ये जो रियासतें हैं उसका एकीकरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। और प्रदेश का नाम क्या रखा गया था, राजस्थान संघ रखा गया था। इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुललाल असावा राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है उसके प्रधानमंत्री थे। और भीम सिंह है, ये इसके राज प्रमुख बने थे। राजधानी पहले चरण में तो कौन सी है, अलवर है। दूसरे चरण में कोटा है। तीसरे चरण के अंतर्गत आपकी उदयपुर को शामिल करेंगे, इसलिए तीसरे चरण में उदयपुर राजधानी हो जाएगी। और चौथे चरण में जयपुर को राजधानी बनाएंगे। पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाएंगे, जो कि वर्तमान में भी आपकी कौन सी है, जयपुर ही राजधानी है। तो दूसरे चरण में भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। उसके बाद में नरहरि विष्णु गोडगिल यानी कि NV गोडगिल ही इसके उद्घाटन करता थे। बांसवाड़ा के शासक कौन थे, चंद्रवीर सिंह। उन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कहां के शासक थे, चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के थे। तीसरा चरण है आपका संयुक्त राजस्थान, ये 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। राजस्थान संघ के अंतर्गत उदयपुर रियासत को शामिल करके तीसरा चरण का गठन किया गया था। ठीक, और राजधानी किसको बनाया गया था, उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था। यहां पर देखिए इसके मुख्यमंत्री कौन बने थे, माणिक्यलाल वर्मा। पहले के शोभाराम, दूसरे के गोकुलाल और तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री बने थे। और राज प्रमुख कौन बने थे आपके, भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटन करता थे। अब देखिए इस चरण में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, माणिक्यलाल वर्मा ने यह कहा था कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह और मंत्री रामामूर्ति मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते। यह कथन किसका है, माणिक्यलाल वर्मा का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए चौथा चरण है बृहद राजस्थान। और बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था, जिसमें राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को शामिल करके चौथे चरण का गठन किया गया था। और प्रदेश का नाम यहाँ पर बृहद राजस्थान रखा गया था। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे आपके, हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और राष्ट्र प्रमुख के रूप में मानसिंह, ये मानसिंह कौन से, द्वितीय है, मानसिंह द्वितीय को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। अब देखिए यहीं पर एक महाराष्ट्र प्रमुख का पद का गठन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानसिंह तो यहाँ पर क्या थे, राष्ट्र प्रमुख थे। और महाराष्ट्र प्रमुख थे भोपाल सिंह, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्या थे आपके, महाराष्ट्र प्रमुख थे, महाराष्ट्र प्रमुख थे। कौन थे, भोपाल सिंह थे। और उद्घाटनकर्ता पटेल है, इसका मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटन करता थे। राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को राजधानी बनाया था, जो कि वर्तमान में भी राजधानी है। अब ये राजधानी कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, तो देखिए पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर को बनाया गया था। और हाईकोर्ट
जोधपुर में निर्धारित किया गया था। हाईकोर्ट किसको मिला था? जोधपुर को। और वर्तमान में भी हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर? जोधपुर में ही है। हालांकि जयपुर में उसकी एक शाखा है, ब्रांच है, लेकिन जो मुख्य पीठ है वर्तमान में हाईकोर्ट की वो कहाँ पर? आपकी जोधपुर में है। और शिक्षा विभाग बीकानेर को मिला था, कृषि विभाग भरतपुर को मिला था, वन और सरकारी विभाग है वो कोटा को मिला था, खनिज और कस्टम ड्यूटी विभाग है वो उदयपुर को मिला था। तो ये आपको इस चरण के बारे में ध्यान में रखना है। अब देखिए 30 मार्च को राजस्थान के एकीकरण का ये चौथा चरण था। तो 30 मार्च को ही अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। चित्र शुक्ल एकम थी 30 मार्च 1949 को, लेकिन वर्तमान में अपन जो चित्र शुक्ल एकम है उसके हिसाब से न मनाकर आपका जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला महीना है उसमें 30 मार्च को ही अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपको राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तब हो जाएगा 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस तो है 1 नवंबर को और राजस्थान दिवस है 30 मार्च को। ठीक है। अब इसी समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जोधपुर के शासक थे हनवंत सिंह, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और इस योजना का जो पर्दाफाश है वो सुमनेश जोशी का एक समाचार पत्र था, रियासती समाचार पत्र, उसने इसका पर्दाफाश किया था कि जोधपुर के शासक जो हनवंत सिंह है ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण का नाम है बृहत्तर राजस्थान। इसको बृहत्तर राजस्थान भी बोल सकते हैं या फिर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। भरतपुर और जो धौलपुर की जनता है उसको भाषा और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में वो मिलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर उन्हें राजस्थान में मिलाया गया था। ये इतनी बात आपको 5वें चरण के बारे में ध्यान में रखनी है। उसके बाद में छठा चरण आपका राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का ये छठा चरण था। इसमें बृहत्तर राजस्थान के अंतर्गत शिरोई को मिलाया गया था। अब शिरोई के अंतर्गत यहाँ पर आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र छोड़ दिया गया था और इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। हालांकि 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने शिरोई का विलय गुजरात में कर दिया था। बाद में बलवंत सिंह मेहता और जो गोकुल भाई भट्ट हैं उनके आंदोलन के कारण 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में शिरोई का विलय हुआ था। देखिए हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा था और कहा था कि शिरोई का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट और इनके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। इसलिए 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता मिली थी। अगर आपको यह पूछा जाए कि राजस्थान को राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता कब मिली थी तो 26 जनवरी 1950 को ही मिली थी। अब राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण कौन सा है? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण था, जिसमें आपका जो छठा चरण है इसमें आबू और देलवाड़ा को मिला दिया गया था और राजस्थान के एकीकरण का ये चरण पूरा हो गया था और प्रदेश का नाम आधुनिक राजस्थान या फिर राजस्थान संघ रखा गया था, जो कि वर्तमान राजस्थान के स्वरूप में है। और इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? आपके मोहनलाल सुखाड़िया इसमें मुख्यमंत्री थे और राज प्रमुख के पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल के पद का सर्जन किया गया था। तो पहले राज्यपाल कौन थे? आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है, ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, उसके बारे में बात करें। राजस्थान में अगर आपको यह पूछा जाए कि एकीकरण के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे तो अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? आपकी मेवाड़ हो जाएगी। सबसे नवीनतम रियासत पूछी जाए तो झालावाड़ हो जाएगी। इसका गठन कब हुआ था? 1838 में। इसकी स्थापना किसने की थी? झाला मदन सिंह ने की थी। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा इस रियासत का गठन किया गया था, लेकिन उस समय शासक कौन थे? झालावाड़ के झाला मदन सिंह थे। और अगर आपको यह पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है तो जयपुर। वर्तमान में भी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर जिले में। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए तो वो जयपुर हो जाएगी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए तो वो मारवाड़ रियासत हो जाएगी, क्योंकि मारवाड़ रियासत में आपका जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, ये बड़ी बड़ी जो जिले हैं ये आपके मारवाड़ में आते थे। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए तो मारवाड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए तो जयपुर हो जाएगी। अब जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो शाहपुरा हो जाएगी, ठीक है। और शाहपुरा ने ही सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और शासक कौन थे? सुदर्शन देव थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास नहीं करने वाली रियासत कौन सी थी तो जैसलमेर और बीकानेर, दो ऐसी रियासतें थी जिन्होंने उत्तरदायी शासन का प्रयास नहीं किया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि तलवार बंधाई कर और उत्तराधिकारी जो शुल्क है वो कौन सी रियासत से नहीं लिया जाता था तो जैसलमेर रियासत में तलवार बंधाई कर या उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगाया गया था। और नेहरू जी ने 8वां आश्चर्य किसे कहा है? जैसलमेर रियासत को नेहरू जी ने 8वां आश्चर्य कहा है। और कौन सी ऐसी रियासतें हैं जहां पर मराठों ने आक्रमण नहीं किया है तो जैसलमेर और बीकानेर रियासतें ऐसी थी जहां पर मराठों ने आक्रमण नहीं किया है। अब देखिए कौन कौन कुछ प्रमुख रियासतें हैं जहां के शासक आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं। जैसे निमराना का शासक, एकीकरण के समय निमराना का शासक कौन था? राजेंद्र सिंह थे। लावाटोंग का शासक कौन था? प्रदीप सिंह था। लावा को एक विशिष्ट आदेश के तहत जुलाई 1948 में संयुक्त राजस्थान में इसको मिलाया गया था। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा के शासक कौन थे? हरेंद्र सिंह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की अपन बात करें। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके फैजल अली को अध्यक्ष बनाया गया था। और सदस्य कौन थे? सरदार पन्नीगर और हृदयनाथ कुंजरू, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अब इसका कार्य क्या था? तो भाषा संबंधी जो भी समस्याएं आ रही थी उनका अध्ययन करना और एक रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपना।
और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था और 7वां संशोधन किया गया था। उसे 7वें संविधान संशोधन के तहत ही आबू देलवाड़ा और जो अजमेर मेरवाड़ा का विलय है वो राजस्थान में किया गया कि राज्य की जो श्रेणियां हैं वो समाप्त की गई थी। अब राज्य की श्रेणियों का क्या मतलब है, देखिए 3 प्रकार की श्रेणी होती थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में ऐसे राज्य आते थे जो कि यथास्थिति में थे, जैसे आपका बंबई है, मद्रास है, जो कि एकीकरण के माध्यम से पूरे नहीं हुए थे, वो आपकी यथास्थिति में थे। बी श्रेणी में ऐसे राज्य थे जिनका निर्माण एकीकरण से हुआ है। राजस्थान का निर्माण एकीकरण से हुआ है, इसका मतलब राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का राज्य था। और सी श्रेणी में ऐसे राज्य आते थे जो कि ब्रिटिश सत्ता के चीफ कमिश्नर थे। जैसे राजस्थान में कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का एक चीफ कमिश्नर प्रदेश था। तो और अजमेर के पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनको दै साहब के नाम से भी जाना जाता है और मां साहब के नाम से जयनारायण व्यास को जाना जाता है। राजप्रमुख का पद समाप्त कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया था और राज्यपाल के पद का सर्जन किया गया था। अब देखिए सिरोंज क्षेत्र, राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत सिरोंज और सुनील टप्पा, इन 2 क्षेत्रों को लेकर विवाद था। तो आपको ध्यान में रखना है, सिरोंज क्षेत्र किसको सौंपा गया था, मध्य प्रदेश को। सिरोंज क्षेत्र सौंप दिया गया था, सिरोंज सौंप दिया गया था, किसको सौंपा गया था, मध्य प्रदेश को। और सुनील टप्पा राजस्थान में विलय किया गया था। ठीक है, सुनील टप्पा आप मेरे नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, सुनील एक ही बात है। तो सुनील टप्पा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में मिलाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ ऐसे शासक थे राजस्थान के एकीकरण में जो खुद अपने आप में एक संघ बनाकर रखना चाहते थे। जैसे राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, मानसिंह द्वितीय ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। वागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, वागड़ अपने बात की थी, डूंगरपुर के शासक कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे। तो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वही आपका वागड़ क्षेत्र कहलाता है, इसलिए वागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, लक्ष्मण सिंह ने किया था। मेवाड़ संघ बनाने का प्रयास किया था भूपाल सिंह ने, अपनी बात की थी, महाराष्ट्र में कौन बने थे, भूपाल सिंह बने थे। तो मेवाड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, भूपाल सिंह ने किया था। जबकि हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, कोटा के भीम सिंह ने किया था। और राजस्थान के एकीकरण हुआ था उस समय एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, जाट झंडा खतरे में है। यह नारा किसने दिया था, मान सिंह ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कौन सी रियासतों ने नहीं बनाया था, तो आपकी अलवर और भरतपुर राजस्थान के 2 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। और आबू देलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम था जिन विजय सूरी समिति, जो कि आबू देलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए बनाई गई थी। और देखिए अजमेर, मैंने आपको बताया था अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो अजमेर के राजस्थान में विलय से पहले अजमेर में विधानसभा चलती थी और अजमेर में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 30 थी। और कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, तो शाहपुरा और किशनगढ़, ये 2 ऐसी रियासतें थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। कौन सी रियासत के राजा थे जिन्होंने आजादी के समय काली पगड़ी पहनी थी, तो जोधपुर रियासत के राजा थे। तो ये इतनी बातें आपको राजस्थान के एकीकरण के संबंध में याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो भी आपके MCQ बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण आप एक बार फिर से ढंग से पढ़ लेना, ताकि आगे जब अपन क्वेश्चन सोल्व करें तो वहां पर आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।